हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा रचित प्रगति के मानदंड। ठीक है, तो ये गद्यांश पर आधारित इन प्रश्नों के हम उत्तर को देखेंगे। तो एक एक पैराग्राफ को पहले हम समझेंगे, उसके प्रश्न को देखेंगे और उसके पैराग्राफ से उस उत्तर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या कह रहा है? तो गद्यांश कहना चाहता है कि हमारा संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, यानी कि हम लोगों का संपूर्ण यानी कि सारा जो व्यवस्था होता है, हर एक व्यवस्था का केंद्र एक केंद्र होना चाहिए जो कि मानव होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि और जो यत पिंडो तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यत पिंडो तद ब्रह्मांडे, यानी कि यत पिंडो और तत् ब्रह्मांडे का मतलब होता है जो ब्राह्मण में है वही पिंड में है। क्या होता है कि जो ब्राह्मण में है, ब्रह्मांड में, वही पिंड में है। तो के न्याय के अनुसार, तो उसी के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवन, समष्टि मीन्स होता है सामूहिकता या फिर संपूर्णता। तो सामूहिकता के जीवमान प्रतिनिधित्व उसका एवं उसका उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है यंत्र। तो सामूहिक जीव के द्वारा मतलब सामूहिकता के जीवमान में प्रतिनिधित्व का एक यंत्र है। हमारे जीवन का यह एक यंत्र है। भौतिक उपकरण यानी कि भौतिक साधन मानव के सुख का साधन है। क्या है? भौतिक साधन मानव के सुख का एक साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, वह एक साधन है, साध्य नहीं है। जिस व्यवस्था में भिन्न रूप त्रिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मयुक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित, यहाँ पे कहना चाहता है कि जिस व्यवस्था में, ठीक है, भिन्न रुचिलोक यानी कि संसार के पृथक रुचि, जिस व्यवस्था में संसार की पृथक रुचि का विचार केवल एक औसत मानव यानी कि केवल एक मानव से अथवा उसके शरीर मन बुद्धि और आत्मा से युक्त अनेक सषणाओं यानी कि इच्छाओं, इसका मतलब होता है सषणाओं का मतलब होता है, ऐषणाओं का मतलब है इच्छा। तो उसके शरीर के मन बुद्धि और आत्मा से अनेक इच्छाएं प्रेरित होती हैं जो कि पुरुषार्थ चतुष्यतिशील यानी कि पुरुषार्थ चतुष्यशील का मतलब होता है चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों पुरुषार्थ जो कि होते हैं, पहला धर्म, दूसरा मोक्ष, तीसरा अर्थ और चौथा काम। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों की पुरुषार्थ हैं जो पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, यानी कि पूरे मानव के स्थान पर सिर्फ एकांकी मानव का ही विचार किया जाए तो वह क्या है? अधूरी है। क्या है? वह अधूरी है। फिर कह रहा है कि हमारा आधार एकात्म मानव है, यानी कि हमारा आधार एकात्म यानी कि एक साथ रहने का मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। यानी कि हम सारे मानव एक साथ एकत्रित होकर मिलकर अनेक एकांत मानववाद के आधार पर जीवन की सभी व्यवस्थाओं को विकास करें और आगे बढ़ाएं। तो प्रगति के मानदंड में वह मानव की प्रगति के बारे में बताते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो यही लेखक कहते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण जो हैं, वो जो ब्राह्मण हैं वही पिंड में है और प्रगति के अनुसार हमें सारे चीज़ें आगे बढ़ाती लेके जानी है और आधार सिर्फ मानव को मानना है। तो इस प्रकार से मैंने इस पैराग्राफ को समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न पे चलते हैं
तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो चलिए पहले हेडिंग कर लेते हैं। हमारी संपूर्ण व्यवस्था डॉटेड विकास करना होगा। आपको पता है कि हेडिंग का हम स्टार्टिंग में 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को लिखते हैं और पहले प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। तो ये रह गया आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रगति के मानदंड। यूपी बोर्ड एग्जाम के बच्चे आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पहला हेडिंग है हमारी संपूर्ण डॉट 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 करना होगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश प्रगति के मानदंड, ठीक है, नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए सुख का साधन है, साध्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि लेखक के संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे कहा है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक के संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र है एकात्म और मानववाद, ठीक है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भौतिक उपकरण के विषय में लेखक ने क्या विचार हैं। उत्तर लिखेंगे कि लेखक का विचार है कि पंखा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इंटरनेट, गाड़ियाँ आदि भौतिक उपकरण मानव के लिए साधन हो सकते हैं, किंतु यह उनके जीवन का साध्य नहीं हो सकता, ठीक है। यही इसका उत्तर है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडो तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधित्व का एवं उसका उपकरण है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों लाइन, इसका ही हमें व्याख्या लिखना है। चलिए हेडिंग करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके व्याख्या को देखते हैं। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था के मध्य अर्थात केंद्र में मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य ही ब्रह्मांड का आधार है तथा पृथ्वी पर जीव का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही और वही इस व्यवस्था का उपकरण या साधन है। यही हमारा इसका अर्थ है। अब देखेंगे हम ख पैराग्राफ। तो इस प्रकार से हमारा पांचों प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे ख पैराग्राफ। इसमें कह रहा है कि पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति की तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। यानी कि कहने का मतलब है कि पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी देश। तो पश्चिमी देश के जगत भौतिकी उन्नति यानी कि सुख सुविधा के लिए, किंतु उसकी आध्यात्मिकता मिक्त अनुभूति पिछड़ गई। उसकी सुख सुविधा के प्रयोग आने वाले अनेक उपकरणों का निर्माण किया और फिर उसके भौतिक प्रगति के कारण एक अत्यधिक अनुभूति के योग से पिछड़ गए और भौतिक उन्नति के साथ साथ यह क्या किए, बिछड़ गए। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया। भारत जो है वो भौतिक की दृष्टि से यानी कि भौतिक के दृष्टि से आकाश से वह दूर हो गया, बिछड़ गया। तो और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। तो उसकी क्या रह गई, आध्यात्मिकता, यानी कि उसके आधार की जो मानविकता है वह शब्द मात्र ही रह गई, सिर्फ कहने के भर ही रह गई। नाड्यात्मा बलहीनेन लभ्य, यानी कि नाड्यात्मा का मतलब होता है कि यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होता। क्या करता है कि नाड्यात्मा बलहीने लभ्य, यानी कि यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होता है। अशक्त आत्मानुभुक्ति, अशक्त यानी कि अशक्ति के विरुद्ध आत्मा से विभुक्ति नहीं कर सकता। बिना
अभियुक्त, बिना अभियुक्त यानी कि बिना किसी होने वाली वृद्धि के निःश्रेषय से सिद्धि नहीं होती। बिना किसी वृद्धि के वह निःश्रेषय से सिद्धि यानी कि उसको सिद्ध नहीं कर सकता। अतः आवश्यक है कि बलमुपास्य यानी कि अतः आवश्यक है कि बल उपासना के योग्य, बलिउपास्य का मतलब होता है बल उपासना के योग्य के आदेश के अनुसार, योग्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें। क्या करें? बल को संवर्धन करें, बांटें। अभ्युद है यानी कि क्रमशः होने वाली वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हों, यानी कि वृद्धि करने के लिए हम प्रयास करें, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वस्थ लाभ कर सकें, जिससे हम अपने रोगों को अपने से दूर करके अपने आप को स्वस्थ के लाभ तक पहुंचा सकें, तथा विश्व के लिए भार न बनकर, ताकि विश्व के लिए इस धरती पर हम भार न बनकर उसकी प्रगति का साधक यानी कि उसकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए एक साधक और सहायक हो सके। हेल्पर यानी कि सहायक और साधक दोनों ही हो सकें, इस पृथ्वी पर हम कोई भी भार या बोझ न बने इस विश्व में। ठीक है, यही इसमें लेखक कहते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आपको पता ही है क्या लिखना है, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, सिर्फ आपको वही लिख देना है। दूसरा कह रहा है कि पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र की उन्नति की। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हेडिंग कर लेंगे पाश्चात्य जगत डॉटेड सहायक ही हो। तो इस प्रकार से हम ख नंबर का हेडिंग करेंगे पाश्चात्य जगत डॉटेड सहायक हो सके। पहला प्रश्न का उत्तर है पूर्वरत, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा था कि पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र की उन्नति की। तो इसका उत्तर लिखेंगे भौतिक क्षेत्र की उन्नति की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात को व्यक्त किया गया है। तो उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश में यह व्यक्त किया गया है कि बिना उभयोदय के निःश्रेषय की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, बिना किसी उभयोदय, बिना किसी वृद्धि के निःश्रेष्य की वृद्धि या सिद्ध नहीं होती है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने भारत के संदर्भ में क्या कहा है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि भारत की आध्यात्मिक उन्नति शब्द मात्र रह गई है, लेकिन वह भौतिक क्षेत्र में पिछड़ गया। ठीक है, वह भौतिक क्षेत्र में क्या हुआ? पिछड़ गया भारत। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। तो हमें इसका ही अर्थ लिखना है। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि पश्चिमी देशों ने सुख सुविधा में प्रयोग आने वाले अनेक उपकरणों का निर्माण किया, जिसका वे उपभोग कर रहे हैं, किंतु इस भौतिक प्रगति के कारण वे लोग आध्यात्मिक अनुभूति में पिछड़ गए। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है, यही इसका अर्थ है। जैसे कि मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिख देना है। अब देखेंगे हम ग पैराग्राफ। ग पैराग्राफ कह रहा है कि आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विद्वानों को हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं लेखक? तो लेखक कहना चाहते हैं कि आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों, यानी कि आजकल अनेक हमारे आर्थिक और सामाजिक नीतिगत, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक नीतिगत सिद्धांत को अथवा विधानों, ठीक है, सिद्धांत और विधान दोनों की ही हम जांच करें तो क्या करें? जांच करें, यानी कि स्पष्ट करें तो यह पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक, यानी कि हमारे सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण, हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण यानी कि अलग होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन में, यानी कि युग के अनुकूल, युगानुकूल यानी कि होने के कारण युग के अनुकूल जो परिवर्तन और परिवर्धन की कमी
बनी हुई है। क्या बनी हुई है कि परिवर्तन में युग के अनुकूल ही हमारे परिवर्तन और परिवर्धन में कमी बनते जा रही है, जो कि रूढ़ियाँ परकियों के साथ यानी कि दूसरे लोगों के साथ, परकियों यानी कि दूसरे लोगों के साथ संघर्ष की परिस्थिति यानी कि संघर्ष के साथ साथ उन परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसके मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है, संघर्ष करते हुए उन सारे लोगों के मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय यानी कि स्वीकार किए गए अपनाए गए उपाय अथवा प्रक्रियाओं को यानी कि प्रक्रियाओं यानी कि दूसरे लोगों द्वारा थोपी गई बातें उनका अनुसरण कर स्वीकार की गई व्यवस्था मात्र है। उनका अनुसरण करके हमें इसे स्वीकार करना, यही हमारे लिए आखिरी रास्ता है और यही आखिरी मात्र है। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम भारत की संस्कृति के नाम पर जिंदा रख सकते हैं, यही लेखक कहते हैं। अगले इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ तो आपको पता ही है क्या लिखना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आज के अनेक से लेकर के थोपी गई है, तो यहाँ तक हम इसकी व्याख्या को लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे आज के डॉटेड रखा जा सकता, ठीक है, यहीं तक हमें हेडिंग करना है और रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखेंगे। चलिए देखते हैं। ग पैराग्राफ कह रहा है कि आज के अनेक डॉटेड रखा जा सकता, ठीक है। पहला प्रश्न का आंसर पूर्ववर्त है क्योंकि संदर्भ ही लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक नीतिगत सिद्धांतों अथवा उसके विधानों का परिक्षण करें तो यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वे हमारी संस्कृति चेतना के क्षीण होने के कारण युग के अनुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी के कारण बनी हुई रूढ़ियाँ दूसरे लोगों के साथ संघर्ष की परिस्थिति में उत्पन्न मांगे पूरी करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा दूसरों द्वारा थोपी गई उनके अनुसरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। यानी कि सिर्फ यही मात्र बचा हुआ है कि हम जो है अनेक सामाजिक सिद्धांत और विधियों के परीक्षण को समझें और उसे अपना लें, तब जाके हम भारत की संस्कृति के आगे प्रगति कर पाएंगे। यही लेखक अपने इस गद्यांश में कहते हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय नीतियाँ एवं सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि विदेशियों के साथ होने वाले संघर्ष तथा उन परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए तरीके या तो विदेशियों द्वारा जबरदस्ती थोपे गए हैं या स्वयं हमने उनकी नकल करके नीतियाँ एवं सिद्धांत निर्मित कर लिए हैं। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर लिखेंगे कि समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण हमारी प्राचीन रूढ़ियाँ, परंपराएं, कुप्रथाएं हैं, जिन्हें समकालीन समय में मनुष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्व देने के कारण हमारी प्रगति रुक गई है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या है। उत्तर लिखेंगे कि युग के अनुकूल परिवर्तन न करके पुरानी प्रथाओं, रूढ़ियों को अधिक महत्व देना है। ठीक है, यही प्रमुख कारण है उसका। इस प्रकार से इसका भी उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे अपना घ पैराग्राफ।
ग पैराग्राफ के सारे प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए। अब आएंगे हम घ पैराग्राफ में। घ पैराग्राफ कह रहा है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिसमें वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। तो इसमें लेखक कहते हैं कि जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, देश के जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति भरण पोषण यानी कि उसका पालन पोषण, उसके शिक्षण की यानी कि उसके शिक्षा की अवस्था से, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार, अगर वो सब उसका पालन पोषण सही हो, उसके शिक्षण का प्रकाश जो है वो सही हो, तो समझदार का समाज का एक जिम्मेदार घटक के नाते, ठीक है, जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते अपना कर्तव्य योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। तो वह अपने विकास में समर्थ हो सकता है, ठीक है। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में, उसके लिए क्या किया जाए, स्वस्थ यानी कि वह शरीर से स्वस्थ हो और वह उसकी क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण, जीविकोपार्जन का मतलब है कि वह उस अवस्था में जीवन के ऊपर क्या करे, अर्जन अर्पित करे, और उसकी ओर यदि किसी के कारण यह संभव न हो, तो यदि किसी व्यवस्था के कारण यह संभव नहीं होता है तो उसका भरण पोषण यानी कि पालन पोषण तथा उचित अवकाश यानी कि ऊपर से उसकी ऊंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। अगर वह उसका पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था सही न करे तो इसकी जिम्मेदारी का आश्रय समाज का है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रत्येक सभ्य का यानी कि हर एक सभा का समाज जो है इसको किसी न किसी रूप में निर्वाह या प्रवाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। प्रगति का यही क्या है, मानव के लिए एक मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, अतः हमारे लिए एक स्वस्थ और शिक्षित जीवन स्तर जीने की गारंटी लेता है, शिक्षा प्रदान करता है और जीविकोपार्जन यानी कि जीवित लोगों को जीने के लिए कामना के लिए एक रोजगार प्राप्त करता है, जो कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत यानी कि जो हमारे समाज की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। यानी कि इन सब चीज़ों को हमें समाज के रूप में अपनी मूलभूत इकाई को मानकर इन सारे चीज़ों को स्वीकार करना होगा। यही इसमें लेखक कहते हैं और व्यक्त किए हैं। इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है जन्म लेने वाले से लेकर के समाज की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसी प्रकार से सेम हम इसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग कर लेंगे जन्म लेने वाले ... करना होगा और पहले दूसरे का उत्तर देख लेते हैं। घ प्रश्न है कि जन्म लेने ... करना होगा। संदर्भ पूर्ववत रहेगा इसका। और यहाँ पे देख रहा है दूसरा प्रश्न की रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग कर लेंगे और लिखेंगे कि जो मैंने आपको समझाया इस प्रकार से कि देश में जन्म लेने वाला, ठीक है, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंग है, ठीक है। इसलिए उसके पालन पोषण एवं उचित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक घटक है। उस घटक के लिए भरण पोषण एवं शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए तो समाज के लिए एक योगदान कर सकते हैं। अगर समाज उसके लिए उसका पालन पोषण करे, शिक्षा प्रदान कर सके तो समाज के लिए वह व्यक्ति क्या करेगा, एक विकास योगदान प्रदान करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ एवं क्षमता की आवश्यकता में जीविकोपार्जन यानी कि
जीवन की कामना करने की और यदि यह इस किसी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण यानी कि पालन पोषण की तथा उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। ठीक है, यही हमें इसकी व्याख्या में लिखना है कि इस प्रकार समाज जो है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर लेगा और किस प्रकार वह इसका पालन पोषण करता है, शिक्षा प्रदान करता है, ताकि वह सरकार के लिए, भारत के लिए वह युवक अपने व्यक्ति जो हैं वो उसके लिए योगदान करे और प्रगति करे। अब देखेंगे हम इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने दृष्टि में सभ्य समाज का क्या दायित्व है अथवा समाज का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। दोनों का उत्तर सेम है, समाज का उत्तरदायित्व बताना है। चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे इसमें कि समाज का मुख्य उत्तरदायित्व इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करने का है। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है कि घटक तथा मानदंड शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो घटक का अर्थ है तत्व या अंग और मानदंड का अर्थ है मापन या मानक। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार क्या है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक की दृष्टि में मूलभूत अधिकार है कि न्यूनतम जीवन स्तर, गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा का कल्याण देगा। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि प्रगति का मापदंड क्या है। उत्तर लिखेंगे कि जो समान व्यक्ति के भरण पोषण से लेकर उसके समाज में एक जिम्मेदार घटक के रूप में समर्थ करता है वही प्रगति का मापदंड है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि जीविकोपार्जन और भरण पोषण में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब बच्चे छोटे हैं तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है और भरण पोषण ऐसी अवस्था से संबंधित होता है जिससे व्यक्ति असहाय की स्थिति में होता है, किंतु अपनी जीविका के लिए किया गया अर्जन जीविकोपार्जन कहलाता है। ठीक है, अपनी जीवन की इच्छा पूरी करने के लिए जो अर्जन अर्पित होता है उसे हम जीविकोपार्जन कहते हैं। यही इसका अंतर है इन दोनों में और यही इसका उत्तर है। अब देखेंगे हम इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ, अंग नंबर। अंग पैराग्राफ कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत की संस्कृति है उसके प्रति निष्ठा और जागरण जो लेकर चलते हैं वो एक क्या है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक का एक दल है, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं। क्या करते हैं वो, भारतीय संस्कृति की जो समानता है यानी कि सम्मान, तो उसको वह गतिहीन यानी कि गति से हीन समझ बैठे हैं और इसीलिए बीते युग की रूढ़ियों और इसके लिए बीता जो युग है उसकी रूढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसकी रूढ़ियाँ हैं अथवा यथा स्थित यानी कि वो जो स्थित है उसका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं, उनका सामना करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की, जो संस्कृति का क्रांतिकारी है जो तत्व है वो क्या है, उसकी ओर उसकी एक दृष्टि नहीं जाती। क्रांतिकारी की ओर, उसके तत्व की ओर संस्कृति की कोई दृष्टि नहीं जाती है। वास्तव में यानी कि वाकई समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि समाज के प्रचलन में चलती हुई अनेक कुरीतियाँ जो कि है जैसे छुआछूत, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो समाज को मतभेद करके रखती हैं, जैसे कि छुआछूत, जाति का भेदभाव, दहेज लेना, मृत्यु भोज यानी कि मृत्यु का जो भोज होता है वो, नारी अवमानना, नारी की बात न मानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य से की गई सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं।
ये सारी चीज़ें क्या हैं, भारत की संस्कृति के समाज में एक क्या है, स्वस्थ का सूचक नहीं बल्कि एक रोग का लक्षण है। भारत के अनेक महापुरुष, ठीक है, भारत के कई महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा क्या है, जिनकी भारत की परंपरा और संस्कृति के प्रति अन्य निष्ठा थी, क्या थी, अनेक प्रकार की निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। वो क्या किए, अपनी इस भारतीय परंपरा और निष्ठा के लिए कई महापुरुष इस बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई भी किए थे। तो यही, इसमें कोई अर्थ नहीं है, बस इसमें एक एक चीज़ बताते जाता है किस प्रकार से महापुरुष ने देश के लिए क्या किया है, क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया राजनीतिक दल। तो इस उत्तर लिखेंगे, पहले हेडिंग कर लेंगे कि भारतीय संस्कृति के प्रति ... विरुद्ध लड़े। पांचवा हेडिंग है भारतीय संस्कृति ... विरुद्ध लड़े। पहले का उत्तर है कि भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले राजनीतिक दल हैं, यही इसका हम उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है। उत्तर लिखेंगे कि जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की ओर सनातनता को उसकी गतिहीनता समझते हैं, ठीक है, और उसकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती है। क्या करती है, जो सनातनता है वो भारतीय संस्कृति की ओर, उसकी क्रांति की ओर उसकी नज़र और तत्व की ओर उसकी नज़र नहीं जाती है, यही इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है। उत्तर लिखें कि लेखक ने समाज के प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि किन लोगों ने भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा की। उत्तर लिखें कि भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। जो महापुरुष हैं वही सब लेके इसको आगे बढ़ाए और उसके लिए खड़े होने के लिए अड़े थे और निष्ठा की थी, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाठ एवं लेखक के नाम और उनका उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है कि पाठ का नाम है आपका प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। आप अपने से भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इसे बता दिया है संदर्भ में। तो इस प्रकार से हमारा प्रगति के मानदंड का पैराग्राफ के अभ्यास प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इससे और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।